हाँ, चालू है, स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। सबको मेरा नमस्कार। आज हम उद्यम संख्या 5209 से 5211 तक 5212 से लेकर 5215 तक हम चर्चा करेंगे। जो आज का जो चर्चा का जो विषय है वो है समाज और राज्य। समाज और राज्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो इसका पहला कोटेशन है वो है समाज के कमजोरीकरण में राज्य की भूमिका। आज हम ये जानेंगे कि समाज के कमजोरीकरण में राज्य की भूमिका क्या है। देखिए, समाज का जो आज रूप है, जो वो उसकी संस्थाएं कमजोर हुई हैं, इसमें राज्य का योगदान रहा है। राज्य ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया। जो उसका स्वरूप था, जो उसकी परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उसको या तो खत्म किया या उसे मान्यता नहीं दी। विभिन्न तरह के कानूनों का निर्माण कर समाज को राज्य ने कमजोर किया। हम्म। राज्य का जो असली कर्तव्य है, जो उसका सही में कर्तव्य है या दायित्व है, वह है समाज को सुरक्षा प्रदान करना, समाज को देख रेख करना। दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। देखा जाए तो आज के समय में राज्य अपराध अपराध को रोकने में पूरी तरह से साबित हो रही है। यहाँ पे अपराधियों यहाँ पे हर तरह से राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। इसकी जगह ये सरकार गुटखा बंदी, शराब बंदी या पारिवारिक मामले को निपटाने में लगी हुई है। इसका कारण यह है कि समाज कमजोर हो गया। एक समय था कि समाज अपनी समस्याओं को, जो उसके मामले हैं, खुद ही निपटाता था। परिवार अपने आंतरिक मामले को खुद ही निपटाता था। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई है कि राज्य ने उससे इतना पंगु कर दिया है, धीरे धीरे करके, विभिन्न उपायों से, कि अब वो बात जो पहले थी उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेरा यही कहना है कि न्याय और सुरक्षा के अलावे जितने भी काम है, राज्य समाज को सौंप दे और अपने को बस न्याय और सुरक्षा तक ही सीमित रखे। जो इसका दूसरा कोटेशन है, व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा। जो व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा है वो क्या है? व्यवस्था परिवर्तन का सही मायने में मतलब है कि जो हमारी वर्तमान की व्यवस्था है, जिसमें खामियां हैं, कई तरह के दोष हैं, जिसमें राज्य समाज पर हावी है,
समाज को पंगु कर दिया गया है। अगर इस स्थिति को बदल दिया जाए और राज्य जो अपना उसका मूल कार्य है उसको करे और जो समाज के सारे अधिकार उसको सौंप दे, तो इसी को जो हमारी संस्था है इसकी भाषा में व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब किसी तरह की क्रांति या अराजकता से नहीं है या किसी तरह के सत्ता परिवर्तन से नहीं है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि समाज को मजबूत किया जाए और राज्य की शक्तियां और अधिकार सीमित कर दिए जाए। अब बात यहाँ आती है जो तीसरी बात है, जो तीसरा बिंदु है, सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक व्यवस्था न कि कानून व्यवस्था। ये बात भी मानने लायक है कि सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक व्यवस्था है, न कि कानून व्यवस्था। ये बात सही है कि कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होता। अगर हमें किसी समस्या को जड़ से खत्म करना है तो उसके जो उसका समाज है पहले उसकी प्रवृत्ति में बदलाव लाना होगा। केवल कानून बना देने से व्यवस्था नहीं बदलती। अब इसमें एक बात और आती है कि ये कैसे होगा। तो मेरा कहना है कि सामाजिक व्यवस्था में जो जो कानून है उसका हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी जानी चाहिए। और जो पंचायती व्यवस्था है, जो ग्राम सभा है, उसको फिर से उसी स्वरूप में समाज में पुनः स्थापित करना चाहिए। यही आधार है व्यवस्था परिवर्तन का। इसके अलावे कानून के निर्माण से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो हमारे यहाँ निर्भया कांड के बाद रेप को लेकर अत्यंत कठोर कानून बन गए, लेकिन क्या उसका कुछ परिणाम निकला? 12-13 साल कानून के निर्माण होने के बाद भी स्थिति जस की तस है, या कहें कि स्थिति और तरही हुई है। इसका कारण है कि जो हमारे नीति नियंता हैं वो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे, उस बिंदु पे नहीं पहुंचे कि जहां से ये समस्या खड़ी हो रही है। बस उन्होंने कठोर कानून ला दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। उससे भला तो नहीं हुआ। हाँ, निर्दोष लोग जरूर जेल में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था से समाज में बदलाव आता है, लेकिन वो नकारात्मक तरीके से। मैं आपको एक 2-3 उदाहरण में दूंगा कि अगर लंबे समय तक कोई कानून जारी रह गया तो वो हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। पहला जो उदाहरण है वो है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के आने से हमारी कितनी परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। आज अगर देखा जाए तो
बहुत ऐसी प्रथाएं हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। ये वो हमारी समाज का अंग थी। एक और बात बोलता हूँ, जैसे कि तलाक है। तलाक को तो हाल में टाला गया। पहले हमारे यहाँ तलाक था नहीं, लेकिन वही जब तलाक कानून का रूप ले लिया और लंबे समय तक रहा, तो आज सबके दिमाग में बात है कि हम तलाक ले सकते हैं, और इसका असर हो रहा है। जो दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, वो है आर्म्स एक्ट का। अंग्रेजों ने 1878 में आर्म्स एक्ट लागू किया। उसका एक ही कारण था, हिंदुओं को शस्त्र विहीन करना। आज 150 साल हो चुके हैं। आज उस कानून के चलते हिंदू समाज शस्त्र विहीन हो चुका है। आज हिंदुओं के घर में आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर कानून लंबे समय तक रह जाए तो वो आपकी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इन दो उदाहरणों से मैंने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात तो सही है। राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं ही, क्योंकि समाज के बगैर राज्य अधूरा है, राज्य के बगैर समाज अधूरा है। राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज हो, और समाज की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य हो। राज्य का स्वरूप कैसा होगा, ये वहां का समाज तय करेगा। एक चीज और है कि जो राज्य है उसमें ऐसे भी बातें हैं कि लोग उसको नकारने में लग जाते हैं कि राज्य का अस्तित्व न हो। लेकिन मेरा मानना है कि राज्य का अस्तित्व तो रहना ही चाहिए। जब तक राज्य नहीं रहेगा तो समाज की रक्षा कौन करेगा। और राज्य को भी समाज के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों को जो अपनी विभाजन रेखा है, जो अपनी बाउंड्री है, उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर टिका रहना चाहिए। तो ये थी बात जो मैंने आपके सामने रखी। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी शुरू करें। विपिन जी, आचार्य जी, श्रीकांत जी, पवनजय जी, मोहन जी, या कोई भी शुरू करें।
कोई भी साथी शुरू करें। आज मेरे पास ऑफिस का थोड़ा काम ज्यादा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हेलो। जी मोहन जी बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है कि समाज के कमजोरी का कारण में राज्य की भूमिका और व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक व्यवस्था, न कि कानून व्यवस्था, और राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। तो हम आज जो देखते हैं कि जो समाज में और जो व्यक्ति का एक बृहद समूह है और उनके जो सामाजिक कार्य हैं, अब धार्मिक कार्य भी समाज का होता है, मोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी जी अब बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। और व्यवसायिक रूप से भी जो कार्य होता है वो सारे समाज का होता है। हेलो। कट जा रहा है। हेलो। जी मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। आपका माइक बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क शायद। नहीं नहीं, माइक माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। लगता है नेटवर्क की इशू है। चलिए ठीक है। तो समाज का जो कार्य है, जैसे कि व्यवसाय करना है, समाज में जो कृषि कार्य है उससे जो प्रोडक्शन होता है, वन से फॉरेस्ट से जो प्रोडक्शन होता है, चाहे उद्योग लगाना है, कल कारखाने लगाने हैं, ये कई जो काम है ये सारे समाज के काम हैं। अब सरकार जो है वो नए नए कानून बनाकर और इन कार्यों को जो है अपने हाथ में ले लेती है, जिसको हम कहेंगे कि आर्थिक राज्य का केंद्रीयकरण जैसे कर लेती है। अब इससे क्या होता है कि जो सरकार के अंडर में काम जाता है उसमें लापरवाही बहुत होती है, भ्रष्टाचार बहुत होता है, और आगे जा करके हम बहुत से देखे हैं कि जो भी सरकारी विभाग में व्यवसायिक टाइप का कार्य जाता है तो उसका जो है जो कृषि का रिसोर्स होता है व वन का रिसोर्स होता है उसका पूर्ण रूप से दोहन भी नहीं हो पाता है। और जब पूर्ण रूप से दोहन नहीं होता है तो उसका बेनिफिट जो है वो समाज में जो उस कार्य में लगे हुए हैं
उनको नहीं हो पाता है, और सरकार की लापरवाही से उसका ठीक ढंग से रख रखाव नहीं होता है, ठीक ढंग से उसका व्यवसाय नहीं होता है, तो उसमें भी नुकसान जाता है। हम लोग जो देखते हैं कि जितना भी फ्री में सरकार के तरफ से समाज को गिफ्ट मिलता है, उसमें जो चावल धान खरीद से लेकर के और मिलिंग से लेकर के फिर वापस जो है समाज के व्यक्ति के पास चावल बन करके जाते में, उसमें कितना जो है उस फ्री को देने में अप्रत्यक्ष रूप से लोड पड़ता है समाज पर, इसको समाज का व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ पाता है। तो इसी प्रकार से तंत्र जो है और राज्य जो है वो एनजीओ के माध्यम से हो या धर्म गुरुओं के भी माध्यम से हो, केवल जो है वो सामाजिक कार्यों को अपने हाथ में लेकर और अपने हाथ से डीलिंग करता है, और उसमें कई कानून जो है वो बना देता है। तो उससे क्या होता है कि समाज में जो है सो कमजोर कर देता है समाज को। अब समाज को कमजोर कैसे करता है? जो 5 जो हैं इनको जो है आरक्षण दे करके बांट देना, धर्म जाति भाषा क्षेत्रीयता अमीर गरीब उत्पादन उपभोक्ता इस प्रकार से बांट करके कमजोर कर देना, परिवार में घुसपैठ करके परिवार को कमजोर कर देना, समाज में किसी भी सामाजिक संस्था जो है उसको कानूनी अधिकार नहीं देना। तो इस प्रकार से जो है राज्य समाज को कमजोर करके और खुद जो है मजबूत हो करके और समाज पर हावी रहती है और अपनी सत्ता को जो है सो बरकरार रखती है। अब उसका जो काम है, मूल काम है कि केवल न्याय सुरक्षा देना है, मूल अधिकारों का सुरक्षा करना है, इतना ही काम है। बाकी काम समाज को करना है, लेकिन राज्य जो है सभी कार्यों में दखल अंदाजी करता है। अब जो है हम जो ये देखते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की जो बात होती है, तो वैसे तो हम लोग जो हैं तो चाहते हैं कि व्यवस्था का आमूल चूल जब परिवर्तन होगा तब जाकर के एक नई व्यवस्था बनेगी, आदर्श व्यवस्था बनेगी, तब जाकर के लोक स्वराज की कल्पना जो है सो साकार होगा। लेकिन वैसा तभी होगा जबकि कोई पूरे समाज में एक क्रांति टाइप का वातावरण बनेगा, जब अराजकता से बिल्कुल जब जनता परेशान हो जाएगा तब ऐसी स्थिति आएगी। अब जो है कांग्रेस के 60 साल के सत्ता से जब जनता परेशान हुई तो मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। अब जो है तो कुछ जो पुरानी सरकार से नई सरकार जो है तो आदर्श स्थिति की ओर कुछ सुधार तो थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन इससे जो है
आदर्श व्यवस्था आने में बहुत समय लगेगा। तो कानून में जो है या संविधान में छोटा मोटा परिवर्तन से जो है कुछ तो समाज को राहत मिलेगा, लेकिन पूरा राहत नहीं मिलेगा। अब जो है कई प्रकार की समाज में, चाहे कानून में या संविधान में, ऐसी भी स्थिति है कि अगर उसमें अगर परिवर्तन करना है या बदलाव करना है तो कुछ तो है कि साधारण बहुमत से बदलाव हो जाता है, कुछ जो है सरकार को किसी भी कानून को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ कानून ऐसे हैं उनको बदलने के लिए सरकार को राज्यसभा लोकसभा में 2/3 तो चाहिए ही, लेकिन पूरे जो हमारे साथ ही याद करना। 28 राज्य हैं और हाँ केंद्र शासित जो 8 राज्य हैं हाँ उसमें भी आपको आधा बहुमत चाहिए, तब कोई कानून जो है आप बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से कई व्यवधान है व्यवस्था परिवर्तन में। फिर भी हमारा जो है संस्था या हम सभी जन जागरण में लगे हुए हैं, और जहां तक हम राज्य और समाज को देखते हैं तो ये देखने में आता है कि समाज में इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है कि भाई समाज से धर्म बड़ा है, धर्म समाज से भी राज्य बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। तो ये जो है भ्रम फैलाकर और राज्य को मजबूत बनाकर जो कई संगठन हैं, चाहे वह धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, आर्थिक रूप से लाभ लेने वाले संगठन हो, वो समाज को कमजोर बताकर और राज्य को मजबूत बताकर उसका लाभ लेना चाहते हैं और श्रद्धा में बनकर और अपनी वजूद को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जहां तक हम ये चीज कह सकते हैं कि जब राज्य सत्ता में रहता है और समाज का भी एक प्रतिनिधित्व करता, अगर उस पर कंट्रोल करने के लिए है, नियंत्रण करने के लिए है, तो एक दूसरे के समानांतर तो है, पूरक टाइप के हो सकते हैं, लेकिन समाज से राज्य या अन्य कोई चीज बड़ा नहीं हो सकता है जिसका कि समाज में भ्रम फैलाया जाता है। इन सब चीजों का भी हमें जन जागरण के माध्यम से समाज में एक नई जागृति पैदा करना होगा और आदर्श समाज के लिए और लोक स्वराज के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं यहीं पर अपनी बात को विश्राम दूंगा और हमारे साथी विद्वत जन हैं जो कि चर्चा को आगे बढ़ावे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। समाज की कमजोरी के कारण ही राज्य का निर्माण हुआ। समाज में जब तक खेती की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक कहीं भी राज्य और राजा का नाम नहीं था। जब खेती की शुरुआत हुई तो टैक्स की शुरुआत हुई और फिर राज्य और राजा का शुरुआत। जब तक खेती नहीं होती थी तब तक टैक्स नहीं लिया जाता था और तब मुखिया हुआ करते थे अपने अपने समूह के, राज्य या राजा नहीं हुआ करते थे।
लेकिन जब से खेती की शुरुआत हुई, धन का संचय हुआ, तो धन की सुरक्षा के लिए, समाज को भय से मुक्ति के लिए राज्य और राजा का निर्माण हुआ। व्यवस्था परिवर्तन धीरे धीरे चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एकाएक परिवर्तन करके ठग सत्ता का लाभ उठाते हैं। जब भी व्यवस्था परिवर्तित हुई है, हमेशा ठगों ने उसका लाभ उठाया है। समाज सूक्ष्म संगठन बनाकर, जो अधिकार और नियंत्रण विहीन हो, ऐसे संगठन बनाकर अपना भला करता है, जिससे वह रहता तो है, लेकिन कहीं से भी वह जो है इतना प्रभावी नहीं हो सके कि वह राज्य को चुनौती दे सके। ऐसे संगठन ही राज्य के अधीन रह सकते हैं और समाज के लिए हितकारी हो सकते हैं। और वैसे ही संगठनों से समाज का भला होता है। राज्य कानून बनाकर सत्ता को मजबूत करता है। कानून का सीधा सीधा लाभ सत्ताधीश सत्ता को बचाने के लिए ही करते हैं। समाज की सुरक्षा देकर सत्ता को कायम रखते हैं। ये राज्य का ये नेचर है, ये प्रकृति। इसी आधार पर राज्य और सत्ता निरंतर चल रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। दोनों ग्रंथ दोनों जी राजेश जी बोलिए। बताइए राजेश जी। जी जी भैया, सभी को प्रणाम। जी मेरा बस अब क्या बोलूं, यही मेरा कहना है कि जब सब व्यक्ति समझदार हो जाएंगे, सब में समाज को अच्छे ढंग से समझेंगे। मुनि जी का ये जो समझाने का तरीका है, ये अभी हम लोग कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह समझाने का जो सिस्टम है, ये बड़े स्तर पर देश में लागू करना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। अभी तो ये ऐसा बात है कि हम लोग धीरे धीरे सुन सुन कर समझ रहे हैं कि राज्य क्या है, समाज क्या है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मोहन भैया बोले कि अगर एक अच्छा बहुमत बीजेपी को आ जाए, योगी सरकार को आ जाए, मोदी सरकार को आ जाए, तो मुझे लगता है कुछ व्यवस्था परिवर्तन उसमें होगा। लेकिन उसमें भी तभी होगा जब मुनि जी जैसे लोग, हजारों लोग तैयार होंगे और इस तरह का बात रखेंगे, और इस तरह का सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने पर जब बुद्धिजीवी लोग जोर डालेंगे, तब एक अच्छी व्यवस्था परिवर्तन होगी। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद राजेश जी। बाकी के जी साथी अपनी बात रख सकते हैं। मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंगला प्रसाद जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी आप रख सकते हैं बात। नमो नमः, धन्यवाद। विषय समाज के कमजोरी के कारण में राज्य की भूमिका। समाज के कमजोरी कारण में कई कारण होते हैं, जिसमें राज्य की प्रमुख भूमिका होती है। समाज के कमजोरी में कारण में जो एंटी समाज विरोधी होता है, समाज विरोधी तत्व होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, और विदेशी
विस्तारवादियों का जो है कि थोड़ा अतिक्रमण दूसरे देशों के अंदर होता है, वहाँ के समाज में अपना जो है पहुंच पाना फैलाने के लिए जो अतिक्रमण होता है वह भी समाज की कमजोरी का कारण है। समाज कमजोरी के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण होता है वह राज्य। राज्य इसलिए कि राज्य जो है कि अर्थ का दोहन करना चाहता है अपने जो है कि आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए वह समाज पर जो है कि कि जो अंतर व्यवस्था है वहां पर आर्थिक जो है कि कराधान जो है कि न्यूनता आ जाती है। यदि समाज स्वतः जो है कि अपने में समरसता को प्राप्त कर लेता है और अपनी व्यवस्था को स्वतः अंदर संचालित करने लगता है, तो अर्थ जो है कि वहां से क्षण करके बाहर जो है कि राज्य के कराधान के रूप में नहीं आता है। तो राज्य जो है कि समाज के कमजोर करने के लिए एन प्रकार कुछ अपनी ऐसी कार्य करता है कि समाज के अधिकार को कम करके वहां पर अपनी जो है कि कानूनी पहुंच को बढ़ा लेता है। और पहले भी जो राजा होते थे, मंत्रियों को जो है कि विशेष अधिकार देने के लिए गांव या राज्य उनको सौंप दिया करते थे, और यह भी समाज को कमजोर करने का बहुत बड़ा कारण पहले से ही उपलब्ध हुआ मिलता है। जैसे इसमें गांधी नेहरू परिवार है, वह नहीं चाहता है कि हमारा जो एक भारत पर एक वर्चस्व स्थापित है हम लोगों का जो कांग्रेस का, उससे कहीं समाज जो है कि अपने आप अपने व्यवस्था में ना आ जाए। और उनका जो है कि जो विशेषतः जो स्वेच्छाचारी होते हैं या कुल भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि समाज जो है कुल भ्रष्ट और स्वेच्छाचारियों को विशेष महत्व तो नहीं देता, उनको विशेष सम्मान के रूप में नहीं देता है। जब स्वेच्छाचारी कुल भ्रष्ट लोग जो उच्च पदों पर चले जाते हैं तो समाज को पथभ्रष्ट बनाने का कार्य करते हैं। उसमें शास्त्रों में कहा गया यथा राजा तथा प्रजा, जैसा जो है कि राजा होता है वो वैसी अपनी प्रजा को बनाना शुरू कर देता है, अपनी उसकी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन समाज चाहता है कि जो है कि बेहतर विकल्प मिले। समाज ये भी चाहता है कि हमें जो है कि राहुल और मोदी दोनों का विकल्प मिले। लेकिन अब यह है कि जो राज्य व्यवस्था है वह एक दूसरे के महत्वाकांक्षाओं में उलझ जाता है समाज, और उसकी जो है कि एक ऐसी सीमित स्थिति आ जाती है विकल्प में कि जो समाज विरोधी तत्व है वो जो है कि ऐसे लोगों को महत्व देते हैं जो समाज में भ्रष्टता को और बढ़ावा दें। और समाज चाहता है कि जो ज्यादा भ्रष्टता का बढ़ावा दे रहे हैं कम से कम जो है कि जो मोदी हैं वो उनसे कम भ्रष्टता का बढ़ावा मिलता रहे, ज्यादा अतिक्रमण न हो, इसलिए वो भयवश मोदी को सपोर्ट करने लगता है। वस्तुतः जो है कि मोदी और राहुल दोनों अप्रासंगिक है। दोनों जो है कि जो है कि योग्यता को हम नकारते हैं। लेकिन क्या करें, व्यवस्थागत मजबूरी है, एक दूसरे के विकल्प में बने हुए हैं। दूसरी बात है व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा। व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा जो है कि व्यवस्था परिवर्तन समाज से की आवाज है कि समाज चाहता है कि व्यवस्था जो है कि अच्छी से अच्छी प्राप्त हो, लेकिन राज्य जो है व्यवस्था को न्यूनतम स्थिति में देता है। तो समाज जो अपनी ताकत को बढ़ाता है वो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बढ़ाता है। लेकिन वह व्यवस्था परिवर्तन जो होना चाहिए उसमें एक नेतृत्व होना चाहिए, नेतृत्व का अभाव। तो जो पहले से बैठा हुआ है सत्ता में वो नेतृत्व को जो है भोथरा कर देता है, उसको जो है कि विकसित नहीं होने देगा, क्योंकि उसके सत्ता के समक्ष उसकी चुनौती बन सकती है। तो व्यवस्था परिवर्तन की जो परिभाषा होती है उसमें जो है कि हम मानक और सिद्धांत जो स्थापित होते हैं उसके आधार पर वह व्यवस्था परिवर्तन की व्यवस्था परिभाषा चलती है। और सामाजिक परिवर्तन का आधार व्यवस्था कानून सामाजिक व्यवस्था न कि कानून व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन का जो आधार है
कानून व्यवस्था की विसंगतियों को लेकर के होता है। मूलतः जो है कि समाज परिवर्तन का आधार जो है कि सामाजिक व्यवस्था क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर के विशेष होता है। और सत्ता परिवर्तन इसलिए होता है कि जो सत्ता होती है वो कानून की विसंगतियों को दूर नहीं कर पा रही होती है, और समाज चाहता है जो कानून की विसंगतियां हैं वो दूर हो। संभवतः जो है कि सामाजिक परिवर्तन का आधार यही होता है। राज्य समाज एक दूसरे के पूरक हैं, निश्चित रूप से हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राज्य अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़े और समाज अपने असहयोग प्रवृत्ति को दूर करे। हालांकि राज्य मुख्य इसलिए कि वह समाज का वह एक निर्देशक भी बन सकता है, पथ प्रदर्शक भी बन सकता है, और समाज राज्य का पथ प्रदर्शक नहीं बन पाता है क्योंकि वह सत्ता के नीचे होता है। तो संभवतः यही सब चीजें हैं, और मैं समझता हूँ, चलिए ठीक है, इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। विपिन जी, सोहन जी, श्रीकांत जी, आचार्य जी, वैद्यराज जी, केसरवानी जी या बहादुर सिंह जी, कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो रखें। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। कोई अगर कुछ नहीं बोल रहा हो तो मैं समसामयिक विषय पे जो है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पे कुछ और बात आगे बढ़ा। कोई साथी बोलना चाहे बता सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था आप लोग से। अभी जी अभी जो आपने थोड़ी देर पहले निर्भया हत्याकांड का जो एग्जाम्पल दिया, जी जो समाज विरोधी लोग हैं, तो इनको दंड कौन देगा? जब दो समाज के लोग हैं या दो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, इनको दंड कौन देगा? आखिर सरकार कानून बनाएगी, जी या तो समाज दंड देगा उसको या तो सरकार देगी। जी जी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था जी दूसरा क्वेश्चन ये था, यदि सरकार टैक्स नहीं लेगी तो बड़े विकास के कार्य, रोड पुल पुलिया या जो देश का विकास के कार्य, वो कैसे होंगे? जी अगर कोई साथी नहीं बोल रहा है तो पवनजय जी, आप जो है केसरवानी जी के प्रश्नों पर अगर कुछ कहना चाहेंगे तो बता सकते हैं, और कुछ भी बोलना चाहे तो आप बता सकते हैं। केशरवानी साहब, टैक्स तो राजा लेते थे पहले भी, और कोई व्यवस्था इस टाइप की बहुत ज्यादा नहीं करते थे, और वह समय भी दूसरा था, लेकिन वो भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करते थे अपनी उदारता में या अपनी प्रजा पालन के कर्तव्यों को निर्वहन करते थे। आज तो सत्ताधीश इसलिए योजनाएं बनाते हैं कि उसे लूटा कैसे जाए, लेकिन फिर भी उससे समाज का भला होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वह योजनाएं उनके लूट की ही माध्यम है, उनकी लूट भी पूरी होती है और समाज का भी भला होता है। हाँ, 50-50 के भागीदार हैं दोनों। हाँ, तो वह जो है चलता ही रहेगा, और वह जरूरी भी है, क्योंकि जो अत्यधिक प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं सत्ताधीश वही हो सकते हैं, और चोर से चोर ही अधिक समर्थता से लड़ पाता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो विनम्र साधु स्वभाव के व्यक्ति सत्ता नहीं चलाते। तो इन लोगों की अगर इस तरह से उनका देखा जाएगा, उनके कार्य और व्यवहार को, कि वो साधु क्यों नहीं हैं, तो उस तरीके से हम राज्य या राजा का आकलन नहीं कर सकते। राजा के अपने गुण होते हैं, उन गुणों का वह स्वामी होना चाहिए, वही राजा के योग्य। अब रही बात ये कि टैक्स लेना ही चाहिए, टैक्स लेगा तभी राज्य बन पाएगा, तभी राजा काम करेगा।
और तभी प्रतिभावान लोग उस स्थिति में आएंगे। अगर उनके पास लाभ नहीं होगा तो प्रतिभावान लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। तो ये सब जरूरी अंग हैं। हम भ्रष्टाचार की हमेशा कमी ही नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों का हल भ्रष्टाचार से ही हमारे देश में हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम हो, उत्तर प्रदेश में एक एरिया है शंकरगढ़। शंकरगढ़ इलाहाबाद के पास है, और वहां के राजा साहब ने विलय पत्र में विलय को माना ही नहीं था। और अभी मतलब कि 2000 के दशक में सुप्रीम कोर्ट से जो है यह फैसला हुआ, और शंकरगढ़ को भारत में विलय किया गया। अभी तक की शंकरगढ़ की जो रॉयल्टी होती थी वो राजा शंकरगढ़ के नाम से कटती थी। तो भ्रष्टाचार के जरिए तमाम चीजों पर काबू पाया गया, राष्ट्र को एक रूप दिया गया। क्या सरदार पटेल और गांधी जी ने हमारे जो राजा महाराजा थे उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उन्हें समझाया बुझाया गया कि आपकी संप्रभुता, आपका सम्मान, आपका पैसा को कहीं अहित नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन विलय होने के बाद अनेक सत्ताधीश, इंदिरा जी ने तो पूरी तरीके से जमींदारों को निस्त नाबूद कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार से एक हुए हैं, ये दोहरे चरित्र से एक हुए हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण हुआ है, जनता को रिलीफ महसूस हुई है। तो ये सब समाज में चलता रहता है। कहीं पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई ऐसा राजा आएगा जो कि देव होगा। अब रही बात यह है कि राहुल गांधी और मोदी, जो मैं कहना चाहता था कि तो ये अभी हमारे। हाँ सर, अभी कुछ कह। तो छोड़ दीजिए या सॉल्व कर दीजिए, अगर एक एक आध 2 मिनट में हो तो निपटा दीजिए। हाँ बाबा, मैं एक 2 मिनट में ही बोल दे रहा हूँ ठीक कि है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे विकल्प है नहीं, वो हमारे विकल्प बनाए जाते हैं। जो लोग सत्ता संचालन का काम कर रहे हैं, जो लोग सत्ता की व्यवस्था से लाभ उठाते हैं, वो लोग टीवी के जरिए ही हम पे जो है विकल्प थोपते हैं। जैसे रेडीमेड भोजन ले रहे हैं, रेडीमेड कपड़े ले रहे हैं, उसी तरीके से वो रेडीमेड विचार हमारे अंदर डालते हैं, जिससे हमें सिर्फ वही दिखाई पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति राष्ट्र, संस्कृति, जातिवाद, संविधान की रक्षा को लेकर बात करता है, राजनीति करता है, वे ठगी करते हैं। वास्तव में सही राजनीति तो हुआ है जो विकास की बात करे। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे मोदी हो चाहे राहुल। जब द्वेष की भावना उधर अधिक हो जाएगी तो सिक्का पलट दिया जाएगा। धन्यवाद जी। बाकी के साथी कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। नमस्कार मदन जी, बताइए। समाज तीसरा नंबर समाज परिवर्तन में जो है वो मतलब समाज व्यवस्था ही परिवर्तन कर सकती है, ना कि कानून। कानून मतलब राज्य कानून तो बनाता है, समाज पर मतलब थोपता थोपता भी है, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं करता। समाज बहुत कम, जो राज्य मतलब सरकार के जो जो भी कानून हैं, बहुत कम कानूनों का पालन किया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया कि दहेज मतलब दहेज प्रथा खत्म हो, लेकिन हमारे समाज में फिर भी दहेज लेना देना जारी है, क्योंकि वो समाज की अपनी व्यवस्था है। बाल विवाह बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, सरकार ने कानून बना दिए हैं कि लड़का जो है वो लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होगी, और लड़के की उम्र जो है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, लेकिन हमारी समाज व्यवस्था आज फिर भी स्वीकार नहीं करती है। 17-16 साल की भी लड़की की शादी हो जाती है, 17 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, तो भी शादियां आज भारत में हो रही हैं। तो हमारी जो समाज की व्यवस्था है, समाज ही ऐसे कानूनों में परिवर्तन करता है जो अब हमारे मतलब
अपने पारिवारिक संबंध है या कोई पारिवार समाज की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण मिल बैठ के ही समाज आज भी करता है, पहले भी करता था। और अधिकांश कानूनों का जो है आज हमारा जो है समाज उल्लंघन करता है, क्योंकि सरकार ने कानून ही ऐसे बना दिए हैं जो मतलब जिनसे लाभ की जगह समाज की हानि होती है। तो समाज उसको जो है ऐसे कानूनों की समाज अपेक्षा कर देता है, उल्लंघन कर देता है। बस इतना ही बोलूंगा। जी, अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहें? देखिए, जो पहला पॉइंट है उस पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। जब हम समाज के कमजोरीकरण की में राज्य की भूमिका देखते हैं, तो उस कमजोरीकरण में जो मूल विषय दिखाई देता है वह है सुशासन के नाम पर स्वशासन को दबा दिया गया। ये जो स्वशासन है वही जो है समाज को मजबूत करता है। अभी बिहार में आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर हैं कि कौन से नेता हैं जो लगातार जो है वो प्रचार कर रहे हैं और हर जगह नारा दे रहे हैं कि बिहार में सुराज्य आना चाहिए। मेरे भी परिवार के गांव में कुछ लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग नेता हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मैंने एक दिन उन पे टिप्पणी भी कर दी कि आप लोग जो है स्वराज्य का नारा इसलिए देते हैं ताकि आप लोग स्वराज्य की भूख को दबा सकें, यानी कि आप लोग स्वराज्य के विरोधी हैं। ये जन कल्याणकारी नीतियां बनाना, राज्य को बहुत बेहतर बना देना, आदर्श बना देना, ये सब सामाजिक विषय थे, समाज पर छोड़ देने चाहिए थे। वहाँ भले ही जंगल राज हो जाए, लेकिन आपका लक्ष्य है कि अच्छी व्यवस्थाएं हों। मुझे लगता है कि राज्य अगर वो राज्य न्याय और सुरक्षा दे दे तो अच्छी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। बिहार जैसे राज्य में अगर आप देखते हैं तो वहां पर सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि वहां कंपनियां भी नहीं आई। वहां पर जब जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था ना हो तो फिर वहां पर प्रगति कैसे होगी? यानी सुरक्षा और न्याय के बिना राज्य की प्रगति भी नहीं हो सकती है। और जहां ये दोनों सुनिश्चित हो जाते हैं वहां हम दुनिया में देख रहे हैं कि देश प्रगति कर रहे हैं। अर्थात आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आपके सही दिशा को निर्धारित करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जहां स्वराज्य आएगा वहां सुराज्य अपने आप आ जाएगा, लेकिन जहां सुराज्य हो आवश्यक नहीं कि वहां स्वराज्य भी होगा। तो स्वराज्य का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह स्वराज्य के नाम पर स्वराज्य की भूख को, उसकी स्वतंत्रता को व्यक्ति को, जो समाज है उसकी स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। और व्यक्ति जो सुविधावादी है, भोगवादी है, वह अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। राज्य इसी आधार पर जो है वह समाज को कमजोर करता है, क्योंकि वह जानता है समाज को स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, समाज गुलाम रहना पसंद करेगा। बस आप उसके सामने भोजन डालते रहिए, आप उसे जेल में भले ही बंद रखिए, वह स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा। तो यही एक कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें अब सुराज्य की मांग को कमजोर करना होगा और स्वराज्य की मांग को मजबूत करना होगा, तभी जो है समाज मजबूत हो सकता है। और जहां स्वराज्य आएगा वहां सुराज्य अपने आप आ जाएगा। यानी कि अगर सुरक्षा और न्याय हमें मिल जाती है, राज्य अपने दायित्व का पालन करता है, तो समाज भी अपने कार्य ठीक से कर सकता है। जब समाज को कुछ करने ही नहीं देंगे तो फिर किस आधार पर कहा जाए कि समाज कर ही नहीं सकता है? समाज की क्षमता तो तब विकसित होगी जब उसको करने दिया जाए। जो समाज सैकड़ों वर्षों से जो निष्क्रिय पड़ा है और राज्य उसे ये विश्वास दिलाकर बैठा है आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो समाज है वो मजबूत होगा ही नहीं। अगर आप एक बच्चे की उंगली पकड़कर चलाते रहें और उसको विश्वास ही नहीं दिलाएं कि वो पैर पर चल सकता है या उंगली की आवश्यकता नहीं है, तो वो कब चलना सीखेगा? एक समय तो आपको उंगली छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर 70 वर्ष के बाद भी, 80 वर्ष के बाद भी राज्य वो उंगली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह राज्य ये चाहता है आप उसी पर आश्रित रहें, आप कभी बड़े हो ही ना पाए। ये उनकी मंशा दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि समाज को मजबूत करना है और राज्य इसमें बाधक बन रहा है, कमजोरीकरण कर रहा है, तो इसका मूल कारण है हमारे अंदर स्वराज्य की अपेक्षा सुराज्य की भूख है। स्वराज्य की भूख को मजबूत करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद।
बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी। आपने ठीक कहा। ये जो है समाज को कमजोर करने के लिए वर्तमान सरकार और इससे पहली सरकारों ने भी निरंतर प्रयास किया है। समाज स्वयं न निर्णय ले, हम जैसा कहें वैसा करता रहे, ये इनका स्वभाव बन गया है। और जहाँ बहुत सी समस्याएं देखी जाती हैं, वहाँ उनमें एक ये भी है कि शिक्षा, साक्षरता के विकास के लिए जो लोग विद्यालय चला रहे हैं और उनकी मान्यता लेते हैं, तो इतनी परेशानी होती है। इन्होंने मान्यता लेने की व्यवस्था इतनी कठोर कर दी है कि साधारण आदमी ना ले सके। तो साधारण व्यक्ति स्कूल नहीं चलाएगा, कुछ खास लोग ही चलाएंगे, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं होगा, मौलिकता भी नहीं आएगी। कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे शिक्षा जगत में तो उसको भी ये रोकेंगे, मैंने देखा है। तो एक इनका अपना ढर्रा है, उस पर चलिए। एक कहावत है कि कई सरकारें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सोने का पिंजरा तो दे सकती हैं, लेकिन विस्तीर्ण जगत में उड़ने की आज्ञा नहीं देना चाहती। और वही जरूरी है। यदि, ये मेरा अपना अनुभव है, यदि ये शिक्षा संस्थाओं की मान्यता की शर्तें सरल कर दें तो करोड़ों युवक सहज ही रोजगार पा जाएंगे। उसके लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। बहुत से स्कूल खुलेंगे, बहुत से अध्यापकों की आवश्यकता होगी, और तब जो है एक बड़ी समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि हमारी स्थिति वैसी है कि कल्पना करिए, एक नदी के किनारे लाखों लोगों की भीड़ बैठी है और सभी प्यासे हैं, और नदी का जल शुद्ध भी है और शीतल भी है, लेकिन बिना राजा की परमिशन के कोई उठ करके पानी नहीं पिएगा। 2, 4, 10, 20, 100, 50 को आज्ञा मिलती रहती है और वो पानी पीते रहते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। ये इनका कानून है हमारे लिए रोकने का। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। मैं एक और बता रहा हूँ, और वो कानून है पर्यावरण विरोधी, जन विरोधी। कुछ खास वृक्ष हैं जिनको हम काट सकते हैं, किसान काट सकता है, अन्य व्यक्ति कोई भी काट सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर रोक है, जिसमें शीशम भी है, नीम भी है और जमनी भी है, और भी है कई एक, मैं सबको याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये वृक्ष ऐसे ही उग जाते हैं, चाहे खेत के किनारे पर, चाहे बीच में। और कुछ सालों के बाद जब उनकी लकड़ी तैयार हो जाती है और हमें उन्हें काटने की आवश्यकता होती है, तो बड़ी खुशामद करनी पड़ती है पब्लिक को, और किसान को रिश्वत देनी पड़ती है पुलिस वालों को। अब इसमें इनका क्या भला है? कानून निर्माता और कानून लागू करने वाले, इनका क्या भला हो रहा है? दलील ये देते हैं कि फलदार वृक्ष नहीं काटना चाहिए, तो शीशम भी क्या कोई फलदार वृक्ष है? तो इस तरह से कितने ही मामले हैं। यदि ये केवल कानून सरल कर दें, कठोर कानून खत्म कर दें, तो लोग अपना रोजगार ढूंढ लेंगे, अपनी वस्तु, अपने उत्पादन की कीमत उनको ठीक से मिल जाएगी।
यही मैं कहना चाहूँगा कि जनता के स्वतंत्रता में अड़ंगा लगाने वाले कानून यदि खत्म हो जाएं, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। आज एक देखिए, एक सरकारी भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेने के लिए स्वतंत्र है, ले सकता है, स्वतंत्र नहीं है पर ले सकता है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि वो रिश्वत देने वाला देगा ही। तो दूसरी तरफ हम अपने खेत का वृक्ष काट रहे हैं जिसको हमने कई वर्ष से पाला है, हम उसकी पूरी कीमत नहीं ले सकते। आप स्वतंत्र हैं इतने कि आप वेतन भत्ता के अलावा रिश्वत भी ले सकते हैं, और हम नाम को स्वतंत्र हैं लेकिन हम अपने वृक्ष की पूरी कीमत नहीं ले सकते। तो इस तरह से ये जो जन विरोधी और पर्यावरण विरोधी कानून हैं और समाज विरोधी कानून हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर ऐसे बनना चाहिए। आपका ध्येय क्यों है समाज को कमजोर करने का? समाज सशक्त हो जाएगा तो क्या जरूरी है कि फिर आप नहीं शासन कर पाएंगे? आप उतने श्रेष्ठ बनिए जो समाज को सशक्त भी करें और फिर भी आप शासक बने रहें। धन्यवाद, यही कहूँगा। जी धन्यवाद। और कोई साथी अगर बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, हमें कुछ कहना है। जी बताइए विपुल जी। मेरा ये मानना है कि मैंने जो बात कही थी निर्भया के ऊपर, हमारा आशय ये था कि राज्य को कानून बनाना चाहिए, वो उसका अधिकार है। जो दोषी हैं आप उन्हें दंड दें, लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आपको उस समस्या को मिटाना है तो पहले आपको जो समाज है उसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए, जो गंदगी समाज में आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जो भारतीय राज्य है, जो भारत राज्य है, वो एक तरफा कार्य करती है, वो केवल लॉ बनाएगी। जो समस्या आ रही है उसकी जड़ जाओ तुम। जो आजकल जो बॉलीवुड है, जो फिल्में हैं, जो ओटीटी है, उस पे जो गंदगी भरी जा रही है, उसके माध्यम से समाज में आप उसको खत्म कीजिए। तो आप तो उससे टैक्स दे रहे हैं, रुपया आपको मिल रहा है, उसको आप छोड़ रहे हैं, तो केवल कानून बनने से काम नहीं चलेगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उस गाने को अगर कोई लड़का गा दे तो पुलिस एक्शन लेती थी। ठीक है, वो गाना गलत था, एक्शन लो, लेकिन सरकार सलमान खान एक्शन क्यों नहीं ली? जिसने वो गाना गाया, उसी सलमान खान को उसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। तो आप जी जलम जलम वो आप एक जलम तरफा पियेंगे। कार्य करेंगे तो उससे नहीं होगा। हैं? भोजन आपको जो पहले अपना पानी कार्य पियेंगे तो कीजिए भोजन और जो समाज है उसको भी अपना कार्य करने दीजिए। करेंगे। धन्यवाद। रोबिन जी बहादुर सिंह जी का माइक बंद कर दीजिएगा। जी और कोई साथी अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो फिर हम बाबा जी की बात को ले लेते हैं। इस पे मैं एक सेकंड के लिए कहूंगा 2 लाइन। देखिए भाई साहब, बताइए। ऐसा है कि पिक्चरें जो है वो जो लोग बना रहे हैं वो चाह रहे हैं कि अश्लीलता बढ़े, मादक द्रव्यों का अधिक से अधिक सेवन हो, उसकी बिक्री बढ़े, वो लोग उसमें पैसा लगाते हैं। बाबा जी ने भी पिक्चर एक बनाई हुई थी, वो भी देखने में बहुत अच्छी थी,
बड़ा स्पष्ट और अच्छा संदेश था, लेकिन वह प्रभावी समाज को नहीं हो सकती, समाज में फैल नहीं सकती, लोग उसको देख नहीं पाएंगे उसको। पूरा समाज है, जितना लोग मुन्नी बदनाम हुआ जाने हैं, उस पिक्चर को जानने में 100 साल लोगों को लग जाएगा, क्योंकि समाज के पास अपना ढांचा नहीं है जो कि उसको कह सके कि हाँ ये पिक्चर अच्छी। समाज अपने शरीफ लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। जब समाज हर जगह अपने शरीफ लोगों को आइडेंटिफाई कर लेगा तो वो लोग उस पिक्चर को प्रमोट कर देंगे हर जिले में, तो वहां पर उसको देखने वाले मिल जाएंगे। तो सामाजिक कमजोरी जब तक रहेगी तब तक ये चीजें कायम रहेंगी। धन्यवाद। ठीक है बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए। पहला विषय तो ये है कि परिभाषा क्या है। व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में तो अनेक बातें हैं, लेकिन हम राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन भिन्न विषय है और सत्ता परिवर्तन भिन्न है। व्यवस्था हमारे देश में संविधान से होती है और सत्ता ये संविधान के अंतर्गत होती है। संविधान के अंतर्गत, संविधान से नहीं। इस तरह जो व्यवस्था है वह संविधान से नहीं चलती है। व्यवस्था तो लोक बनाता है संविधान के माध्यम से। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारी सत्ता ने ही व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। व्यवस्था मतलब संविधान। तो जब संविधान ही गुलाम हो गया तो फिर राजनीतिक व्यवस्था रही ही नहीं, सत्ता ही सब कुछ हो गई। और इसलिए तंत्र देश में हमारे पावरफुल हो गया बहुत ज्यादा। वैसे तो सारी दुनिया का भी यही हाल है, लेकिन हम लोग भारत की चर्चा कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, इसमें सत्ता परिवर्तन कहीं नहीं है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन है। और व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि हमारा संविधान तंत्र के जेल खाने से मुक्त हो जाए और वह लोक का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, लोक और तंत्र इन दोनों को मिलाकर बना है। तो वर्तमान समय में लोकतंत्र को बना दिया गया तंत्र लोक। ये बड़ी गड़बड़ी हुई है कि हमारी व्यवस्था को ही तंत्र ने एक प्रकार से गुलाम बना लिया। अब एक बात हम लोग के सामने आती है कि जब तक हम योग्य नहीं होंगे तब तक तो यही हाल रहेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत के अनुसार जब तक कानूनों की मात्रा बढ़ती जाएगी तब तक व्यक्ति की समझदारी घटती जाएगी। ये सिद्धांत है। तो हम कभी योग्य ना हो सके चाहे 1000 साल बीत जाए।
हम अयोग्य ही बने रहे, इसका दोष किस पर है? इसका दोष हमारे ऊपर नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 92 तक, 1992 तक हमारे परिवार में मेरी तानाशाही चलती थी, और जिस परिवार में तानाशाही चलेगी वह परिवार बहुत तेजी से तरक्की करेगा। यह एक अच्छाई मैं आपको बता रहा हूं तानाशाही की, और बुराई है उसमें, तानाशाही में, कि परिवार के सारे योग्य कमजोर, बौद्धिक स्तर पर कमजोर हो जाएंगे। यही हुआ जब 92 के बाद मेरा संपर्क हुआ कुछ लोगों से, और मैंने अपनी नीतियां बदली। जब अब हमने परिवार में लोकतंत्र शुरू किया तो बड़ी समस्याएं पैदा हुई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद परिवार बहुत तेजी से तरक्की किया, क्योंकि उसके बाद जो परिवार में सदस्य हुए उनका स्टैंडर्ड, सोचने का, समझने का, समझदारी बहुत अधिक विकसित हुई। अब इसको आप चाहे अच्छा समझें या बुरा समझें, तो जब तक राज्य का हस्तक्षेप कम नहीं होता है तब तक तो समाज सशक्त नहीं हो पाएगा। तो हमें इसीलिए दोनों दिशाओं में काम करना पड़ेगा, राज्य कमजोरीकरण और समाज सशक्तिकरण, दोनों दिशाओं में। अगर राज्य व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया और समाज व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तब भी अराजकता हो जाएगी। फिर तो अराजकता भी तो अच्छी बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इन दोनों कार्यों को हम लोगों को एक साथ देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। समाज ने उस कार्य की जिम्मेदारी राज्य को दी है। इसका मतलब कि हमारे प्राकृतिक अधिकार या मौलिक अधिकार, इनकी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है, कर्तव्य नहीं है। तो राज्य को करना ही होगा, क्योंकि आपको हमने जिम्मेदारी दी है इस कार्य के लिए। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का जिम्मेदारी है, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अब इन दोनों में अंतर हो गया। फिर संवैधानिक, संविधान ने हमें जो जो अधिकार दिए हैं उनकी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व नहीं है, कर्तव्य है। लेकिन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा राज्य का दायित्व है। तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती हम लोगों से ये हुई, हमारे संविधान बनाने वालों ने, कि संविधान बनाने वालों ने नकल करके एक संविधान बना दिया। सब ले लिया, कहीं से पश्चिम से, कहीं से, और इधर उधर का कूड़ा कचरा सारा ला करके संविधान में डाल दिया। अब आप ये सोचिए कि संविधान में जन कल्याणकारी कार्य करना ये राज्य का दायित्व तो नहीं है, स्वैच्छिक कर्तव्य हो सकता है। लेकिन आपने
जन कल्याणकारी कार्यों को भी संविधान में डाल दिया। आपने 32 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? बेमतलब की बात है एकदम, लेकिन आपने नीति निर्देशक तत्व भी उसी में डाल दिए। ये ठीक नहीं था। बाद में तो इन्होंने इतना कूड़ा कचरा कर दिया कि बाद में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवैधानिक कर्तव्य भी संविधान में डाल दिए। बाध्यकारी कर्तव्य कभी बाध्यकारी नहीं होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। ये सब कहीं ना कहीं नासमझी का परिणाम हुआ है और उसका हम लोगों ने भुगतान भी किया है। आज जो सारी अराजकता या अव्यवस्था दिखती है उसका ही परिणाम है। अब आप सोचिए जरा, इन्होंने संविधान में समाजवाद शब्द डाल दिया। क्या होता है समाजवाद? क्यों डाला? क्योंकि समाजवाद शब्द डालने से ही समाज को गुलाम बनाने की उनकी प्राथमिकता हो गई। हमारे संविधान में समानता शब्द को इस तरह डाल दिया गया कि स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं रहा। सब किंतु परंतु लगा करके सब इस तरह कुछ चाहे षड्यंत्र पूर्वक या भूल से जो भी कहे, इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन योजना पूर्वक तंत्र को शक्ति दी गई। एक संविधान सभा बनाई गई थी उस समय। तो संविधान सभा अलग होती और संसद अलग होती, लेकिन ये बताइए, इन लोगों ने संविधान बना दिया और संविधान लागू कर दिया और अपने को ही संसद भी कर दिया। अब वही संविधान सभा वही संसद, और इन्होंने ये कर दिया कि अब सब संविधान संशोधन संसद करेगी, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे केवल एक राष्ट्रपति। ये इन्होंने डाल दिया उसमें, और बाद में जबरदस्ती एकदम दादागिरी के बल पर राष्ट्रपति के भी वो अधिकार छीन लिए गए सन 71 में। ये तो हुआ हम लोग के संविधान के साथ सारा छेड़छाड़ हुआ। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का सीधा एक ही अर्थ है, और वह है तंत्र मुक्त संविधान। हम क्या कर सकते हैं? हम समाज में एक जागृति पैदा करें कि राजनीति मुक्त हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी राजनीति के दबाव से, राजनीति के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। हमें कम कानून चाहिए, हमें कानूनों का जाल नहीं चाहिए। हर डग डग भर कानून, कोई उसका उपयोग है ही नहीं, ये नहीं चाहिए। इस तरह की एक आवाज जनता के बीच में उठनी चाहिए। इतनी बात मैंने आपको बताई है। आगे आप और कुछ पूछिए या बताइए।
किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलिए, एक बात मैं आपको और बता दूं। जी बाबू जी। ग्राम सभा ये समाज का भाग है। ग्राम पंचायत ये सरकार का हिस्सा है। ग्राम पंचायतों को हम समाज का प्रतिनिधि मान सकते हैं। वर्तमान समय में आदर्श स्थिति में तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के तरफ से समाज का प्रतिनिधित्व करेगी, आदर्श स्थिति में। लेकिन वर्तमान जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था है, इसमें ग्राम सभा समाज का प्रतिनिधित्व करती है और ग्राम पंचायत सरकार। चलिए ठीक है, आगे बताइए। साथी अपनी बात रखना चाहें या किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, श्रीकांत जी या विपिन जी कुछ कहना चाहें। बताइए, किसी को कुछ कहना हो तो। किसी साथी का अगर कोई प्रश्न नहीं है बाबा पर। जी, जी बाबा जी बताइए। मेरा सवाल है आपसे। जी बताइए और बताइए। बताइए। आरोप भी है आपके ऊपर। आप जो है ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं। किसके? आप आप चाहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग संविधान पर कब्जा कर लें और संवैधानिक व्यवस्था वही दें। समाज में कुछ ब्राह्मण विचारक या मार्गदर्शक समाज को अपने नीति निर्देशों के तहत चलावें। आप जनतंत्र लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसका जवाब दीजिए बाबा। चलिए, ये तो माने मेरे व्यक्तिगत प्रश्न हुआ, तो ये व्यक्तिगत का भी उत्तर दे देंगे। कोई बात तो है नहीं इसमें। कोई प्रश्न अगर सैद्धांतिक हो तो बताइए। चलिए, और कोई बात कुछ? बाबू जी, मुझे लगता है कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त कर सकते हैं। हाँ, कल का विषय। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। कल का जो विषय रहेगा, कोटेशन संख्या 5220 रहेगा। क्योंकि कितना? 5220 से लेकर 5225 तक रहेगा। 220 से 25? हाँ 20 से 25 ना? हाँ जी हाँ बाबू जी। बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हमारा कहना है कि 5219 तक हम लोग आज चर्चा कर चुके हैं। तो हम ठीक है। 5220 से 25 तक हम लोग कल बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ ठीक है। जी। रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। आज के चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। सभी को नमस्कार।